हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। तो हमने एक सीरीज शुरू करी थी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के लिए। उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 4 भी खत्म हो चुका है और चैप्टर नंबर 5 एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा जहां पे हम प्रोबेबिलिटी के 3 इंपॉर्टेंट मेथड समझेंगे। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ भाई, अगर कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत रह जाए तो अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इस वीडियो में हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी के 3 मेथड्स के ऊपर बात करनी है, जिसमें से क्या है, एक तो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, दूसरा इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तीसरा बेस थ्योरम क्या होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये बेस थ्योरम। आई बात समझ में? जहां पे हम बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। बेस थ्योरम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर बात करते हैं। तो बात ये आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। एक सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा होगा कंडीशनल। कंडीशनल किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है? कंडीशन से। मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी जहां पे कंडीशन लगे। अब बात ये कैसी कंडीशन, चलो फिर समझते हैं कैसी कंडीशन। मतलब जहां पे एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट पे क्या हो, डिपेंडेंट हो। आई बात समझ में? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर ट्रेन टाइम पे आ गई तो मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ये क्या है? मेरा पहुंचना एक इवेंट है, वो डिपेंडेंट किस पे है? ट्रेन के सही टाइम पे पहुंचाने पे या फिर सही टाइम पे आने पे। आई बात समझ में? तो जब भी एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आई बात समझ में? मतलब जहां पे हम एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जबकि हमें पता है कि दूसरे वाला इवेंट अब हो चुका है। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे देखो, आपको निकालना है पी ई बाई एफ। अब बात है भैया ये ई बाई एफ क्या होता है? इसका मतलब है ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखना हमेशा, आपको निकालनी है ई इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी जब को पक्का पता है कि एफ हो चुका है, एफ परफॉर्म हो चुका है। अब बात इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, वो काफी इजी है। वो हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ के जरिए। आई बात समझ में? हमेशा ऊपर क्या आएगा? ई और एफ का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, और डिवाइड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी से जो इवेंट हो चुका है, यानी कि पी एफ से डिवाइड होगा। आई बात समझ में? जिनको भी ये सिंबल समझ नहीं आ रही, इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये पी एफ यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की बात कर रहे हैं। तो भाई उससे पहले जो प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट था ना, जो लास्ट की 2 वीडियोस गई हैं, वो जरूर देख लेना। जो चैप्टर 5 के ऊपर है उसको चैप्टर 4 के ऊपर है, तभी आपको चैप्टर 5 समझ में आएगा। आई बात समझ में? तो चलो, और हाँ, चैप्टर 5 की वीडियो, ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसी एक सिंगल वीडियो में चैप्टर पूरा का पूरा खत्म करवा दूंगा मैं। आई बात समझ में? तो चलो फिर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है जब एफ हो चुका है। तो ऊपर क्या आएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो चुका है। देखते हैं एक क्वेश्चन के साथ। अब क्वेश्चन में क्या है? गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स। ई और एफ क्या है? इवेंट है। सच दैट पीई कितना है? 0.6 है और पीएफ कितना है? 0.3 है। मतलब पीई यानी कि ई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, एफ इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3। और हमें निकालना क्या है? पीई, और हमें ये भी दे रखा है पीई इंटरसेक्शन एफ। मतलब ई और एफ दोनों होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कहते हैं 0.2। हमें निकालना है पीई बाई एफ और पी एफ बाई। तो बारी बारी निकालने की कोशिश करते हैं। तो सब जानते हैं पी ई बाई एफ हमें निकालना है। अब पी ई बाई एफ का मतलब क्या होता है कि भैया ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता दो जब एफ हो चुका हो। तो भाई ऊपर क्या आ जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे पी एफ, है ना, जो हो चुका उससे डिवाइड। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ वो कितना है हमारे पास? है 0.2, और पी एफ, और वो कितना है हमारे पास? पी एफ है 0.3। पीएफ में क्या आ गया? 0.3, यानी कि जो हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब मैंने एक बात सीखी थी जब मैं बचपन में था, यानी कि जब मैं बहुत छोटा था, आपने भी सीखी होगी जरूर, कि अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो पॉइंट से पॉइंट कट के मर जाते हैं। जो आंसर बच गया वो बच गया 2/3। बस। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है हमें? इसका पी एफ बाई ई। अब हमें निकालना है पी एफ बाई ई। तो बात है इसे कैसे निकाल लेंगे? ये भी बहुत इजी है, ठीक है। ऊपर क्या होगा आपकी बार? वही पी एफ इंटरसेक्शन ई। सबको पता है ना इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन, जो ई में भी कॉमन है और एफ में भी कॉमन है। और नीचे क्या आएगा? पीई, जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब ये भी आपको दे रखा है पी एफ इंटरसेक्शन ई। मतलब ये कब दे दिया हमें? तो ई और एफ दे रखा था। तो मेरे भाई ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ई, बात तो एक ही होता है।
ई और एफ के इंटरसेक्शन मतलब क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट जो ई और एफ में कॉमन हो, और एफ और डी का मतलब यही होता है। तो बस ये हमारा कितना हो गया 0.2, तो ऊपर तो आ जाएगा 0.2, और पीई कितना है हमारे पास 0.6। फिर से वही बात, हमने ये बात बचपन में सीखी थी कि अगर पॉइंट से पॉइंट कट जाता, अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होती, तो 2 से 6 गया 1/3 आ गया 1/3। ठीक है, आगे देखते हैं कंप्यूट। ठीक है, पी ए बाई बी इफ पी बी 0.54, पी ए इंटरसेक्शन बी इधर रखो 0.32, हमें पी ए बाई बी निकालना है। फिर से वही बात, ए बाई बी का मतलब क्या है समझ जाना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है समझ जाना किसका क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल कैसे होगा, ऊपर क्या आएगा, अगर आपको पी ए बाई बी निकालना है तो ऊपर होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या होगा हमारे पास पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया हमारे पास, अगर आप बात करो तो 0.32, और पी बी की बात करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.5, ये आ गया। फिर से वही बात, पॉइंट से पॉइंट कट जाता, अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होती, तो नंबर ऑफ डिजिट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो मैंने देखा यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो मुझे कुछ ना कुछ लेना होगा, तो मैंने 0 ले लिया। अब पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट्स हो गई, और यहाँ भी क्या हो गई 2 डिजिट्स हो गई, तो बस पॉइंट से पॉइंट काट दो, कितना आ गया 32/50, और 2 से डिवाइड कर दो इसे, 2 के पहाड़े 32 कितने पे आएगा 16 पे, 50 कितने पे आएगा हमारा 25 पे, 16/25 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी ए बाई बी का आंसर। बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया 16/25। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कैसे करोगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड में क्या है, इफ पी ए 0.8 है और अगर पी बी 0.5 है, तो हमें क्या निकालना है, पी बी बाई ए निकालना है, बराबर दे रखा है पी बी बाई ए भी दे रखा है 0.4। फाइंड द फॉलोइंग थिंग्स, एक तो हमें ये निकालना है और फिर ये निकालना है। एक सिंपल सी बात, आपको पी बी बाई दे रखा है, इस केस में कितना दे रखा है 0.4। फिर से वही बात, पी बी बाई ए कब आया होगा, जब पी बी बाई ए का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया होगा। तो आप तो जानते हो पी बी बाई ए का फॉर्मूला, तो निकालते हैं पी बी बाई ए का फॉर्मूला। तो ऊपर क्या आ जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए, और नीचे पी ए, ये आ गया। अब पी बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी में कितनी दे रखी है उसने 0.4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0.4 पुट कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और पी बी इंटरसेक्शन ए ये हमारे पास नहीं है, ये हमें निकालना है, तो इसको छोड़ दो अभी यूं का यूं, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास पी ए। क्या पी ए है मेरे पास, बिल्कुल है, शायद 0.8 बिल्कुल है। अब देखो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि आप इन दोनों से कुछ नहीं निकाल सकते शुरू में, इन दोनों को सिर्फ यूज करोगे इस फॉर्मूले के अंदर, जिससे हमारा क्या आ जाए एक वैल्यू आ जाए। तो अब आप ये निकाल सकते हो आराम से, कैसे भाई, देखो ये चीज डिवाइड में है, यहाँ पे क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो पी बी बाई ए बोल लो चाहे ए बाई बी, बात एक ही है। सॉरी, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए बोल लो चाहे ए इंटरसेक्शन बी, बात एक ही है। 0.4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0.8 डिवाइड में था, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.8 से। तो क्योंकि जब भी कोई चीज डिवाइड में होती है ना एक तरफ, वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में जाती है बस। तो 0.4 मल्टीप्लाई में 0.8, मल्टीप्लाई करने सबको आती होगी, आंसर आ जाएगा कितना 832 कर लेना पहले। तो 832 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0.32। ये हमारे पास क्या आ गया, पी बी इंटरसेक्शन ए का आंसर। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को भी कोई भी डाउट होगा कि भैया पी बी इंटरसेक्शन ए आपने कैसे निकाला है। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया। मतलब इसका फर्स्ट पार्ट तो हो चुका है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए की बात होती है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा रिजोल्व हो चुका है। बात करते हैं पी ए बाई बी की। अब पी ए बाई बी भी निकालना है, मैं तो हम वो निकाल लेते हैं। तो पी ए बाई सेकेंड पार्ट की बात कर रहा है वो, सेकेंड पार्ट बेसिकली मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो पी ए बाई बी हमें निकालना है। एक सिंपल सी बात है, पी ए बाई बी का मतलब क्या है कि ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर क्या हो चुका हो, अगर बी हो चुका हो। तो ऊपर क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी, और हुआ कौन सा है बी, तो पी बी की प्रोबेबिलिटी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी अभी तो निकाला, ये रहा 0.32, तो यहाँ पे कितना आ गया 0.32। और क्या पी बी है मेरे पास, पी बी बिल्कुल है 0.5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5। फिर से वही बात, पॉइंट से पॉइंट कट जाता, अगर पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होती, तो मैं जानता हूं पॉइंट के बाद बिल्कुल लास्ट में से कितनी जीरो लगाऊं चाहे कितनी जीरो हटाऊं, किसी को कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, आराम से कर सकता हूं, कोई सा बुरा नहीं मानेगा इस बात पे। तो भाई पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया, 32/50, 2 से कट रहा है, 2 के पहाड़े 32 16 पे आता है, और 50 25 पे आता है। और उम्मीद है इतनी कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं अब यहाँ पे
तीसरा पार्ट ए यूनियन बी। इसके अलावा एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैं लास्ट वीडियो में सिखाया था आप लोगों को, उम्मीद है याद ही होगा, नहीं भी आता तो चलो आ जाएगा भी याद, मैं समझाता हूँ। जैसे इसको यहाँ पे कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट के तो नीचे जगह है हमारे पास अभी। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला था पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। इसे मैंने बाय वेन डायग्राम्स एक्सप्लेन भी किया था कि फॉर्मूला बना कैसे है। अब पी ए हमारे पास कितना है, ध्यान से देखना, पी ए है हमारे पास इस केस में पी ए है वो 16/25 आया है, पी ए कितना है, पी ए है 0.8। अब यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो पी ए है 0.8, पी बी कितना है, पी बी है 0.5 और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी वो कितना है, वो भी निकाला हमने 0.32। अब ध्यान से समझना, जोड़ता हूं मैं इसे, तो 0.8 प्लस में 0.5 जोड़ना सबको आता होगा। 0.8 मेरे को पता है 1.3 आएगा, फिर मैं करके दिखा रहा हूँ, कहीं समझो भैया को बिना जोड़े आता नहीं। 8 और 5 13 का 3, एक हीरा, एक आ गया 1.3 आ गया। 1.3 में से माइनस कर दो आप 0.32, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है प्लस माइनस करते वक्त, तो 32 आप यहाँ पे 0 लोगे, कैरी लोगे तो मेरे हिसाब से 0.98 आएगा। 0.98 देख लो, जब 10 यहाँ पे कैरी लो, 10 में से 2 गए 8, अब ये 12, अब ये 2 रह गया है, कैरी लूंगा तो 12 में से 3 गई 9, 0.98 ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इसका भी आंसर आ चुका है 0.98। सवाल खत्म हो चुका, तीनों पार्ट इस क्वेश्चन के ढेर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर देखते हैं, इवेलुएट पी ए इंटरसेक्शन बी इफ 2 पी ए बराबर है पी बी बराबर है 5/13 के, ये इसके बराबर है। एक बात बताओ, पी बी की वैल्यू हमें सीधा दे रखी है 5/13, 2 पी ए हमें दे रखा है क्या नाम है, इसके बराबर, इसके बराबर। तो एक बात समझो यहाँ पे, अगर 2 पी ए बराबर है 5/13 के, तो क्या मैं यहाँ से पी ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो बिल्कुल को भैया निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 इसके मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में। तो यहाँ से पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 2 डिवाइड में आएगा तो 5 13 से गुणा होगा नीचे आगे, तो 5/13 2 जा 26। तो ये आ गई हमारे पास पी ए की वैल्यू। पी ए है, पी बी है और पी ए बाई बी भी है, हमें ए यूनियन बी निकालना है। इवेलुएट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ए यूनियन बी निकालना है। अब एक सिंपल सी बात है, पी ए बाई बी कब आया होगा, फिर से वही बात, जब पी ए बाई बी का फॉर्मूला हमने लगाया होगा, सिंपल सी बात है। तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए बाई बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे क्या आएगा पी बी। अब पी ए बाई बी वो कितना आएगा हमारे पास 2/5, यहाँ पे आ जाएगा 2/5। अब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हमारे पास है, बिल्कुल नहीं है, वही तो मेन निकालना है। चलो वो यहाँ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पी बी है हमारे पास, पी बी है 5/13, पी बी है 5/13, बहुत बढ़िया, ये आ गया। अब ध्यान से एक बात समझना, अब सिंपल करने के बहुत तरीके हैं। अब ये पूरे के डिवाइड में है इसके, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा पूरा मल्टीप्लाई में, यानी कि 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5/13। कहीं अगर ये समझ नहीं आया तो मेरे भाई ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये रहेगा डिवाइड में ही, फिर 5 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेजोगे, जो मल्टीप्लाई में आया 13 जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, वो नीचे आएगा डिवाइड में। ऐसे भी सोच सकते हो, कैसे भी कर लो, बात एक ही है। 5 से 5 कट गया, 2/13 आ गया। किसका आंसर आ गया, पी ए इंटरसेक्शन बी का 2/13 आ चुका है। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है 2/13। अब हमें निकालना है पी ए यूनियन बी की वैल्यू। फॉर्मूला फिर से सेम रहेगा, ये रहा, मैं फॉर्मूला दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए आया है हमारे पास, निकाला था हमने 5/26। क्या पी बी है, बिल्कुल अभी भी पी बी भी है 5/13 खुद, और पी ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी भी निकाला है 2/13 उस फॉर्मूले की हेल्प से 2/13। अब सोल्व कर लो सबको। 26 आपका एलसीएम जाएगा सबका, 13 और 26 का एलसीएम 26 ही होता है। और यू भी छोटे बच्चों को ये बात सिखाता हूँ मैं, क्या कि भाई अगर 13 और 26 अगर मतलब सॉरी अगर 2 नंबरों का मतलब एलसीएम को निकालना है और बड़े वाला नंबर छोटे वाले नंबर की टेबल में आ रहा है, तो आपका बड़े वाला नंबर क्या बन जाएगा, एलसीएम का आंसर बन जाएगा। तो 26 को 26 से करोगे डिवाइड, तो 1 × 5 कितना हो गया 5, बीच में प्लस 26 को करूंगा 13 से डिवाइड, तो 13 के बारे में 26 कितने पे आता है 2 पे, मतलब एलसीएम लेके सोल्व करना है बस हमें। तो 2 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 5 = 10 और माइनस में 26 को 13 से करना है डिवाइड, तो 13 × 26 कितने आएगा, 13 के पहाड़े में 26 2 पे आएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, और 10 और 5 15, 15 में 4 गए 11, 11/26। और भाई कोशिश क्या करो मेरी वीडियो को 2x पे ना देखो, क्योंकि मेरे बोलने की स्पीड पहले ही बहुत तेज है। 2x पे देखोगे तो कुछ भी पल्ले ना पड़े। आई बात समझ में। ये थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ बेसिक क्वेश्चन और कंसेप्ट के ऊपर बात करूंगा। एक वीडियो और बनाऊंगा जहां पे हम केस स्टडीज के ऊपर बात करेंगे,
आई बस मतलब केस वाइज जो क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। कुछ बेसिक जो क्वेश्चन थे जो मैंने करवाए इसके, तो जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर। आई बात समझ में? पर मेरा एक मूड तो ये हो रहा है कि अभी मैं फिलहाल सिर्फ कंडीशनल के ही सारे क्वेश्चन करवा दूं, अगली वीडियो शुरू करूं इंडिपेंडेंट इवेंट। फिलहाल तो इसको जो उतारना है उतारे, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर बात करेंगे वापस कि कोई ना कोई टॉपिक तो करेंगे ही। चलो फिर अब हम शुरू करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तो भाई जिसको ये लगता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसके समझ में आ चुकी है, वो 4 क्वेश्चन काफी थे, वो चाहे तो इससे नेक्स्ट पार्ट वीडियो का स्किप कर सकता है। लेकिन जिसको लगता है कि भाई वो 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत नहीं थे, अभी और क्वेश्चन करने चाहिए, तो भाई उनके लिए और क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इसी वीडियो में। मतलब पहले मैंने ये सोचा था कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट और बेस थ्योरम तीनों को एक सिंगल वीडियो में कवर करवा दूंगा, पर जैसे मैंने देखा वीडियो 15 मिनट से ऊपर की हो चुकी है, तो हो सकता है कि वीडियो काफी लंबी बन जाए। तो मैं सोच रहा हूँ सिंगल वीडियो बनाऊंगा, पहले के ऊपर, फिर इंडिपेंडेंट के ऊपर और फिर बेस थ्योरम के ऊपर। आई बात समझ में? हाँ, फिर भी कोई क्वेरी कोई डाउट रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और भाई अब सिर्फ मात्र 1 हफ्ता रह गया है, और मैं जो ही वीडियो शूट कर रहा हूँ वो मोस्टली सैटरडे संडे को शूट कर रहा हूँ। तो अब लगातार हर दिन मंडे से लेके 4 से 5 वीडियोस डेली अपलोड होंगी यूट्यूब पे, और जो आपको एग्जाम से पहले देखनी होंगी। आई बात समझ में? सिलेबस कवर करवाना मेरा काम है, वो कवर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। अब एक क्वेश्चन है, पी ए दे रखा है 6/11, पी बी दे रखा है 5/11, पी ए यूनियन बी दे रखा है 7/11। उसने बोला है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल निकाल देंगे भाई। मैंने आपको समझाया था कि भाई ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला यूज कर देना अगर आपको 4 में से 3 चीज दी रखी हो तो। हाँ, और कोशिश किया करो वीडियो को सीरीज वाइज ही देखो, क्योंकि इसका फॉर्मूले के ऊपर मैंने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। आई बात समझ में? चलो फिर भी एक्सप्लेन करता हूं। तो पी ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये फॉर्मूला आ गया। अब पी ए यूनियन बी हमें गिवन है कितना है, पी ए यूनियन बी है 7/11। क्या पी ए है? बिल्कुल पी ए है मेरे पास 6/11। और क्या पी बी है मेरे पास? बिल्कुल पी बी भी है 5/11 और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना है? ये तो निकालना है हमें, इसे यूं का यूं रहने दो। अब एक बात देखो, यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकता हूँ, और यूं भी दिख रहा है नीचे वाले सेम है, जरूरत नहीं एलसीएम लेने की। जब नीचे वाले सेम, ऊपर वाले यूं माइनस कर दिया करो, और ऊपर वाले जो भी करना है, प्लस करना है तो प्लस कर दो, माइनस करना है तो माइनस कर दो। तो प्लस करना है तो 11 यूं का यूं, 6 और 5 कितने हो गए? ये भी कितना हो गया? 6 और 5 11 ही हो गया ये भी। तो 11/11 1 आ चुका है ये। 1 माइनस में पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ये 1 यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो 1 यहाँ के माइनस का हो गया 7/11 माइनस में 1, वहाँ पे क्या रह गया? माइनस में पी ए यूनियन बी। कई बच्चे इस माइनस को गायब कर देंगे, या फिर करने का एक तरीका और था कि पहले आप इसे यहाँ पे प्लस में लिया और फिर इसे वहाँ पे माइनस में ले जाते। लेकिन जो भी कर दिया भाई, सिंप्लीफिकेशन का स्टेप ठीक होना चाहिए, आपसे कैसे भी करो। अब यहाँ देखते हैं, इसके नीचे 1 आ गया, अब इसकी से मल्टीप्लाई कर दूंगा एलसीएम लेते वक्त। भाई ये बात याद रखा करो, अगर किसी के नीचे 1 हो डायरेक्टली अगर आपको एलसीएम लेना है तो इसकी से गुणा कर दिया करो। तो 11 गुणा में 11 हो जाएगा, 7 में से 11 गए, माइनस का 4, -4/11। यहाँ पे क्या है? माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल हो गया, 4/11 हमारा आंसर। तो हमारे पास आंसर आ चुका है किसका? ए इंटरसेक्शन बी का। आई बात समझ में? और ये बच्चों वाले सोल्व करने वाले क्वेश्चन थे भाई, ये तो आपको आते ही होंगे। या फिर यूँ समझ लो, ये यहाँ के माइनस का हो गया, इसको वहाँ भेज देते तो देखो क्या होता। यहाँ पे 1 था, 1 और ये वहाँ जाके माइनस का हो जाता 7/11। अब इसको सोल्व कर लो, बात तो वही है। और ये यहाँ के पॉजिटिव हो जाता, तो ये क्या बनता हमारा? पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं ये सोल्व करने की कोशिश करूँ तो इसके नीचे 1 है, इसकी से गुणा हो जाएगी, तो 11 गुणा में 11, 11 में 7 गए 4, 4/11। आंसर यही आएगा 4/11। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? पी ए इंटरसेक्शन बी की। अगर मैं बात करूं पी ए बाई बी की वैल्यू निकालनी है, अब वो कोई भी निकाल देगा। भाई देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि जब आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो और जब दूसरा हो चुका हो। और यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या है कि ए की प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका हो तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या आएगा हमारे पास? पी बी, ये आएगा। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर कितना है? अगर मैं ध्यान से देखूं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है हमारे पास, अभी भी निकाला है हमने, कितना? 4/11। तो 4/11 पुट कर दिया मैंने। और पी बी की बात करूं तो वो हमारे पास गिवन था 5/11। अब ये है बीच का सबसे बड़ा डिवाइड का सिंबल, इससे हमारा ये कट जाएगा, 4/5 हमारा आंसर। अब किसी को और ये समझ नहीं आया तो भाई देखो, 4/11 आपने 9th 10th में पढ़ा था भाई, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है 11, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो नीचे क्या आएगा? 5। मतलब उल्टा हो जाता है ये ऊपर जाके, ठीक है। तो 11 से 11 कट गया, तब भी 4/5 ही आएगा। तो ये किसका आंसर आ गया? पी ए बाई बी का।
अब मुझे निकालना है पी बी बाई ए। अब बी बाई ए निकालना है, अब इसको सोल्व करेंगे। अब देखो, अब इस बात का मतलब क्या है कि भाई बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब ए हो चुका है। तो निकालते हैं भाई बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो पी बी इंटरसेक्शन ए, ऊपर तो ये आ जाएगा और नीचे पी ए। अब पी बी इंटरसेक्शन ए ये कितना है? अब देखो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बात एक ही होती है, तो कितना है हमारे पास 4/11, मतलब दोनों बराबर ही होते हैं। तो 4/11 और पी ए वो कितना है? वो अलग होगा, 6/11 है। 6/11 फिर से इससे कट गया, 4/6 2 से कट रहा है तो 2/3, क्योंकि 4 आएगा 2 की टेबल में 2 पे, 6 आएगा 3 पे, 2/3 हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी ढेर। अब क्वेश्चन नंबर 6 ये थोड़ा ध्यान से करना। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या? ठीक है, कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्का 3 बार उछला है। अब की बार एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तो पहले देखते हैं सैंपल स्पेस क्या बनेंगे। पहले आपको सैंपल स्पेस बनाने आने बहुत जरूरी है। अब सिक्का एक 3 बार उछला है, तो पहले देखो कितने सैंपल्स में कितने एलिमेंट आएंगे। मैंने जो प्रोबेबिलिटी की वीडियोस थी, मतलब शुरू की, ये जो 4 चैप्टर की जो वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बात करी थी कि एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं। एक सिक्के पे 2 ही आउटकम होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि 2 ही है। और आपको अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है सिक्के के केस में 2 की पावर n, ये तो उसने भी समझाई थी। और n की जगह क्या आता है? नंबर ऑफ टॉसेस, मतलब कितनी बार उछाला गया है। तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट आएंगे सैंपल स्पेस में। 2 की पावर 3 कितना हो जाए? 2 की 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना भाई। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 एलिमेंट आएंगे सैंपल स्पेस में अगर सिक्का 3 बार उछाला है तो। अब बात बनाओ कैसे? तो बनाना ही बहुत आसान है। अब एक काम करो, 8 का आधा कर लो। 8 का आधा कितना होता है? 4। बात भी आपको कैसे पता? मैंने 2 से डिवाइड कर दिया मेरे भाई। एक बात बता, 8 को 2 हिस्से में बांटेगा तो कैसे बांटेगा? बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 4 और 4, तो 4 बार हेड लिख लो, बनाना सिखा रहा हूं। 4 बार टेल लिख लो, 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये बन गई। ये हो गया सिंपल सा तरीका। और जिनको लॉजिक से बनाना आता है उनके तो बहुत अच्छी बात है, वो बना ही लेंगे। 8 सैंपल स्पेस बन गए हमारे पास। अब अगर मैं बात करूं, समझ में आ गया ना? पहले 4 बार हेड, फिर 4 बार टेल, फिर 4 का भी आधा कर दो, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 का भी आधा कर दो, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। बस यूँ चलते चलते हमारे सैंपल स्पेस बन गए हैं। अब वो पहले केस में ई इवेंट की बात कर रहा है, तो ई इवेंट की बात कर लेते हैं। तो ई इवेंट की ना एक काम कर लो, देखो हमें मतलब क्या है, हमें इन सारे क्वेश्चंस में निकालना है पी ई बाई एफ, मतलब ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब ये बात पक्की पता है कि एफ हो चुका है, एफ खत्म हो चुका है, एफ इवेंट हो चुका है, तो सीधा ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेना। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? तो भाई वही तो मेन इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो पी ई, थोड़ा समझदारी से काम लेंगे। अब ई इवेंट क्या है? हेड्स ऑन थर्ड टोस, मतलब तीसरे जब टोस पे हेड आया तो देखो कहाँ कहाँ आया। एक ये रहा पहला केस, दूसरा केस, मतलब लास्ट वाला एलिमेंट हेड होना चाहिए, तीसरा केस, चौथा केस, 4 हैं ऐसे। तो पी ई का आंसर क्या हो जाएगा? 4/8, यानी कि अगर मैं बात करूं तो फिलहाल रहने दो, सोल्व मत करो, 4/8 लिख दो। अब अगर मैं बात करूं पी एफ, ये फर्स्ट केस की बात चल रही है सारी, पी एफ। अब पी एफ क्या होगा? देखो क्या लिखा हुआ है, हेड्स ऑन फर्स्ट टू टोसेस, यानी कि जब पहले 2 टोसेस पे हेड आया हो। तो एक सिंपल सी बात है, देखो 2 टोस पे हेड यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है, और कोई सा केस नहीं, बस 2 ही केस है, ये वाला और ये वाला। तो कितने हो गए? 2/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई पी एफ की। अगर अब मैं इससे कोई पूछे, देखो आप सब लोग जानते हो, इतने क्वेश्चन कर लिए हमने कि पी ई बाई एफ निकालने के लिए हमें ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी भी चाहिए। तो पहले आपको पता तो होना चाहिए ई इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट कितने हैं। अब देखो ई इवेंट कौन सा था कि भाई हेड आना चाहिए थर्ड टोस पे, एफ इवेंट क्या बोल रहा है? हेड आना चाहिए फर्स्ट 2 टोसेस पे। ये बोल रहा है तीसरे टोस पे हेड आना चाहिए, ये बोल रहा है पहले 2 टोस पे हेड आना चाहिए। तो कॉमन कौन सा होगा? जहां पे 3 बार हेड आएंगे। तो बस ये केस कॉमन है। देखो ये ऐसा है जो इस वाली बात को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस वाली बात को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसके तीसरे पे भी हेड है और पहले 2 पे भी क्या है? हेड है। तो एक ही केस ऐसा कॉमन आया ट्रिपल एच का। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? पी 3 बार हेड, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर आ गया। यानी कि जो ई में भी था और जो एफ में भी था, कॉमन चाहिए ना हमें ई इंटरसेक्शन एफ में, तो क्या आ गया? 1/8। तो ये इसका भी आंसर आ गया। अब तो कोई भी निकाल देगा पी ई बाई एफ, अब तो कोई भी निकाल देगा। ऊपर क्या आ जाएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या आ जाएगा? पी एफ। अब पी इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? अभी भी निकाली 1/8।
तो 1/8 आ गया। और पी एफ की बात करूँ तो कितना है 2/8, तो 2/8 ये भी आ गया, 8 से 8 कट गया, 1/2 हमारा आंसर, सवाल खत्म। सवाल ढेर भाई, 1/2 हमारा आंसर, प्रोबेबिलिटी हो गई ये P/F की। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के इसकी। सेकंड पार्ट में क्या है समझते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम। देखो भाई एटलीस्ट का मतलब आपको बताना चाहिए, एटलीस्ट और एटमोस्ट में क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट 2 हेड, यानी कम से कम 2 हेड आने चाहिए, यानी कि कम से कम 2 हेड की बात हो रही है। तो कम से कम 2 हेड, और 2 से फालतू आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 2 हेड वाले केस भी लेंगे और 3 हेड वाले केस भी लेंगे। सॉरी, तो 2 हेड वाले कौन से आएंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 हेड वाले, और 2 से फालतू भी एक ये रहा। ये वाला केस नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। मतलब 3 केस आए, कम से कम 2 हेड चाहिए थे, तो 2 हेड वाले केस भी और 2 से फालतू यानी कि 3 हेड वाले केस भी आ जाएंगे। तो ये आ गए 3 केस, HH, HHT, HTH, तो ये 3 केस आ गए। तो अगर मैं PE की बात करूँ तो इसकी पॉइंट हो जाएगी 3/8, जो ये काम तो है नहीं हमें इसका, चलो फिर भी हमने इवेंट के जानने के लिए पता कर लिया। PF की बात कर लेते हैं। PF में क्या है, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा 2 से फालतू हेड चलेंगे ही नहीं। तो देखो कौन सा केस आएगा, 2 हेड वाला केस भी आएगा। और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड का मतलब क्या है कि 2 हेड वाला केस तो लेंगे ही लेंगे, 2 से कम हेड्स वाले केस भी लेंगे, यानी कि 1 हेड वाला केस भी लेना है, और 0 हेड्स यानी कि जब तीनों बार टेल आया हो वो केस भी लेंगे। तो कौन सा केस नहीं आया एक बार बताओ, एटमोस्ट 2 हेड में कौन सा केस नहीं आया, तीनों टेल वाला, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा तीनों हेड वाला, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए। तो HHH वाला केस नहीं आएगा, तो इस केस को छोड़ के बाकी सारे केस आएंगे, इस वाले को छोड़ के। तो बाकी कितने हो गए 7/8, तो PF की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 7/8। अगर मैं बात करूं PE इंटरसेक्शन F की, तो देखो कॉमन क्या है, इसमें कौन से केस कॉमन थे जहां पे 2 या 2 से फालतू हेड आए, तो 1, 2 और 3, ये 3 थे। अब इसमें कौन से आए 7, बाकी 7 इसको छोड़ के, तो कॉमन कौन से आए होंगे ये दोनों, क्योंकि ये तो आया ही नहीं किसमें, F वाले में, तो सिर्फ कॉमन कौन से आए 2। तो PE इंटरसेक्शन F कितना आएगा 2/8, यानी कि वो आप अगर करना चाहो ना तो ध्यान से एक बात समझ लेना, PE के अंदर आप वो सारे इवेंट, वो सारे नंबर वो लिख लेना एलिमेंट्स की, ये आए हैं, PF में ये 7 आए हैं, और जो कॉमन आए वो यहाँ आएंगे। और मैं आपको दिखा भी रहा हूँ भाई, देखो ध्यान से, इसमें कौन से आए थे इसके अंदर, ये 3, और इसके अंदर कौन से आए थे, इसको छोड़ के बाकी सातों के सातों, यानी कि बाकी ये सारे, तो कॉमन कौन से आएंगे, ये दोनों तो आएंगे, दोनों में आए हैं, तो बस 2/8 हो गया। क्योंकि अब आती है 2/8 आप लिख कैसे रहे हो, अरे मेरे भाई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल बाय टोटल, तो ऊपर फेवरेबल नीचे टोटल, खत्म बात। अब अगर मैं बात करूं PE/F निकालने की, कई बच्चे यही नहीं समझ पा रहे होंगे, भाई आपने PE इंटरसेक्शन F कैसे लिख दिया, ये 3/8 कैसे लिख दिया, भाई ऊपर फेवरेबल नीचे टोटल, बात खत्म। अब PE/F, अब E/F निकालना है, तो ऊपर क्या आएगा, वही फॉर्मूला PE इंटरसेक्शन F, वो कितना है हमारे पास इस केस में 2/8। और PF की बात करूं तो PF कितना है इस केस में, वह 7/8, तो ये भी आ गया। अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 हमारा आंसर, सवाल खत्म। क्वेश्चन डेर आंसर आ गया 2/7, खत्म क्वेश्चन। आई बात समझ में। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। एटमोस्ट 2 टेल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा दो टेल आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने चाहिए। तो देखो एटमोस्ट 2 टेल की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 टेल वाले केस भी आएंगे। अब 2 से कम, भाई उसने बोला ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने चाहिए, यानी कि कम आएंगे तब भी चलेगा। 1 टेल वाला केस भी आएगा और 0 टेल, यानी कि जहाँ पे ट्रिपल एच आएगा वो केस भी आएगा। कौन सा केस नहीं आया यार इसमें, उसको देख लो भाई। देखो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आने चाहिए, तो 3 टेल वाला केस नहीं आएगा, यानी कि ट्रिपल टी इसमें नहीं आएगा, तो बाकी सब आएंगे 7/8। तो थर्ड केस की बात करूं तो भाई PE के अंदर 7 एलिमेंट आ गए, तो ऊपर फेवरेबल नीचे टोटल, 7/8 हमारा आंसर बन गया। अगर मैं बात करूं PF की, तो PF की जब मैं बात करूंगा, उसने बोला क्या है, उसमें PF में एटलीस्ट 1 टेल, कि कम से कम 1 टेल तो आना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 टेल। तो 1 टेल वाला केस भी आएगा, 2 टेल वाले भी और 3 टेल वाले भी। कौन सा केस नहीं आया जब एक बार भी टेल ना आए, यानी कि ट्रिपल एच। तो भाई PF की बात करूं, इसमें कितना है, इसमें भी आया 7/8, बस एक केस गायब हो गया, ये वाला ट्रिपल एच। तो आपने देखा PE में इसको छोड़ के बाकी सब आए, PF में इसको छोड़ के बाकी सब आए। तो कॉमन कौन से आए, सिर्फ ये 6, ये वाले 6, ना ये कॉमन आया ना ये कॉमन आया, क्योंकि एक में ये आ रहा है तो एक में ये आ रहा है, तो ये हमारे क्या आ गए कॉमन,
ये हमारे क्या आ गए कॉमन, यानी कि 6 कॉमन है। तो अगर PE इंटरसेक्शन F की बात कर रहा है वो, तो वो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे 6/8, क्योंकि 6 केस कॉमन थे, 6/8। फॉर्मूले में फिर से PE/F निकालोगे आप तो ऊपर आएगा 6/8 E इंटरसेक्शन F, और नीचे क्या आएगा PF, वो कितना है 7/8। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 6/7 हमारा आंसर आ गया। सवाल खत्म हो चुका है, आंसर आ चुका है, ढेर हो गया क्वेश्चन। आई बात समझ में? चलते हैं फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे इस वीडियो खत्म करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये वीडियो की लेंथ जो है वो 45 मिनट या 50 मिनट को पार कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिनको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो आराम से कर लेना। हाँ, जिनको कंसेप्ट समझ में आ गया कि लगता है वो एग्जाम में क्वेश्चन उड़ा देगा, है कॉन्फिडेंस ना, छोड़ देना फिर। पहले 4-5 क्वेश्चन देख के फिर छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो भाई कमेंट जरूर करना, मैं उस चीज़ को इंप्रूव करने की कोशिश जरूर करूंगा। आई बात समझ में? ताकि जो आने वाले व्यूअर्स है ना, ठीक है, उनको कोई दिक्कत भी ना आए। आई बात समझ में? क्योंकि आपका सजेशन बहुत वैल्यूएबल है, वो तो मैं पूरा करवाऊंगा ही। फिर भी कोई दिक्कत, कोई भी डाउट रह जाए, ठीक है, या फिर कोई भी गलती कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब 2 coins आर टोस्ड वंस, 2 सिक्के उछाले गए हैं, टोस्ड वंस वेयर, ठीक है। अब 2 सिक्के उछाले गए हैं तो एक सिंपल सी बात है, उछालो भाई 2 सिक्के, तो 2 सिक्के उछालो, सैंपल स्पेस क्या क्या बनेंगे, हेड हेड हो सकते हैं, 2 बार हेड आ जाए, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही 4 केस बनेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट केस के हिसाब से, इवेंट क्या है, टेल अपीयर्स ऑन 1 coin, टेल सिर्फ एक सिक्के पे आया है, तो कौन सा नहीं आएगा? देखो टेल सिर्फ एक सिक्के पे आया, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 ही केस बनेंगे, HT और TH, ठीक है। तो PE की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो PE की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/4। अगर PF की बात करें, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट केस PF की बात करें अगर हम, तो 1 coin शोज हेड, एक सिक्के ने हेड दिखाया है, एक सिक्के ने, अब एटलीस्ट कुछ नहीं बोला इसने यहाँ पे, एक सिक्के ने हेड दिखाया है, तो ये केस वो है, ये भी वो है। आई बस में, ठीक है, 1 coin शोज हेड, तो 2 केस बनेंगे हमारे। तो PF में भी क्या आया 2/4, ये आ गया। अब PE इंटरसेक्शन F की बात करें तो एक सिंपल सी बात है, यही 2 केस आए हैं कॉमन, क्योंकि भाई देखो एक बार टेल आया है, टेल अपीयर्स ऑन 1 coin, तब भी ये दोनों केस थे, हेड अपीयर्स ऑन 1 coin, तब भी ये केस थे। तो कॉमन क्या आया हमारे पास, दोनों ही कॉमन आए हैं, तो 2/4 कॉमन भी यही आया है, ठीक है, 2/4। अब PE/F निकालना है हमें लगातार 8-9 क्वेश्चंस में। तो PE/F का मतलब क्या होता है कि E इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब F हो चुका हो, तो ऊपर क्या आएगा PE इंटरसेक्शन F, नीचे क्या आएगा PF। अब PE इंटरसेक्शन F, इसकी जगह कितना आ गया हमारे पास 2/4, और नीचे कितना आ गया हमारे पास PF के लिए कितना है 2/4, ये भी 2/4 है, 4 से 4 कट गया, 2/2, 1 हमारा आंसर आ गया। यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इस केस में 1। याद है ना, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, और 1 कब होती है, जब इवेंट क्या हो, बिल्कुल श्योर हो, कि जिसका होना बिल्कुल निश्चित हो, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता उसे होने से। जैसे संडे के बाद मंडे आएगा। अगर मैं अब सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, उसने बोला नो टेल अपीयर्स, टेल आना ही नहीं चाहिए। अब टेल आया नहीं, इसका मतलब क्या है कि दोनों बार हेड आए होंगे। भाई सिक्का तो उछला है 2 बार, उसने ऊपर ही बोल दिया 2 coins आर टोस्ड वंस, 2 सिक्के तो उछले हैं, तो भाई अगर टेल नहीं आ रहे तो हेड आए होंगे दोनों बार। तो PE की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। अगर मैं बात करूं PF की, अब वो क्या बोलेगा PF में नो हेड अपीयर, तब हेड नहीं आए, हेड नहीं आया तो क्या आएगा भाई, दोनों बार टेल आए होंगे, तो इसकी भी कितनी होगी 1/4। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेल नहीं आया तो दोनों बार हेड आए थे, यहाँ पे हेड नहीं आया दोनों बार टेल आए थे। कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं, घंटा कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा भाई यहाँ से। अब PE/F, PE इंटरसेक्शन है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 0 होगी प्रोबेबिलिटी। जब यही 0 हो गया तो देख लो, अब PE/F निकाल लोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, वो रहा सेम फॉर्मूला। अब PE इंटरसेक्शन F, तो ऊपर तो कितना आ गया 0 आ गया, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा था। अब नीचे चाहे कुछ भी आए, 0/anything 0 ही हो जाएगा, फिर भी लिख लो नीचे क्या आएगा PF, यानी कि 1/4, 0 कुछ भी हो 0 ही आंसर आ गया, सवाल खत्म। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 तक। अभी कुछ क्वेश्चंस के ऊपर और बात करूंगा मैं इसी वीडियो के अंदर, जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, ठीक है। और भाई वीडियो स्किप करने से पहले एक बात और बता दूं, जो बंदे स्किप करेंगे ना वीडियो को, एक कोशिश करना कि लास्ट के जो कुछ पार्ट है ना 10-15 मिनट का, वो जरूर देख लेना इस वीडियो का भी, क्योंकि उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूं जो आपके लिए काफी क्या हो इंपॉर्टेंट हो, जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं मात्र 2 सवाल और, फिर हम इस क्वेश्चन यानी कि इस टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम खत्म कर देंगे। देखते हैं इस 2 सवालों में क्या लिखा हुआ है। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, अब एक डाई को 3 बार उछाला गया है, ठीक है। भाई इस क्वेश्चन में खुद कह रहा हूं सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि देखो डाई को कितने बार उछाला है, डाई को उछाला है 3 बार,
जब डाई को आप एक पावर उछालते हो कितने सैंपल स्पेस बनते हैं? 6। 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। n की जगह क्या आता है? नंबर ऑफ थ्रोन्स, यानी कितनी बार उछाला गया है? 3 बार उछाला है, तो 6 की पावर 3। और 6 की पावर 3 कितना होता है? 6 गुना में 6 गुना में 6, 6 से 36, 36 गुना में 6 हो गया 216, यानी कि इतने सैंपल स्पेस टोटल मिला के बढ़ेंगे। तो कोशिश मत करना कि भाई आप इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस बनाओ, बात फिर करें कैसे, समझाता हूँ अभी। इस इवेंट में क्या लिखा हुआ है? 4 अपीयर ऑन थर्ड टोस, कि थर्ड टोस पे कितने आए? कितना आए? 4 आए। यानी कि कौन कौन से बनेंगे इसके अंदर, ध्यान समझते हैं। ई इवेंट में अगर कोशिश करूँ बनाने की भी, तो ई इवेंट में आएंगे, देखो 1 1 4, ठीक है, मतलब थर्ड टोस से फिक्स कर रखा है कि कितना आएगा? 4 ही आएगा। 1 2 4, 1 3 4, ठीक है, डॉट 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 ऐसे ही 1 6 4, यही तो आएगा। फिर नीचे की बात करूंगा, नीचे 2 1 4, ठीक है, फिर 2 और 2, फिर 4, पीछे 4 फिक्स है, 2 3 4, ऐसे ही 2 6 4, ऐसे ही आप लोग भी जानते हो 3 1 4 आएगा, फिर 3 2 4, फिर ऐसे ही 6 1, बिल्कुल लास्ट में क्या आएगा? 6 1 4, फिर 6 2 4, 6 3 4। तो आप लोगों ने एक बात देखी होगी, ये वो वाला केस बन रहा है। कौन सा केस? कि जब आगे के 2 नंबर चेंज होते हैं, 1 1 1 2 1 3, यानी कि जिसमें 36 सैंपल स्पेस जब बनते हैं, है ना, 36 एलिमेंट जब बनते हैं, तो इसमें कितना है हमारे पास? एक लगा लो कि 36 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। कितने आएंगे? 36 एलिमेंट आएंगे। 6 3 4, 6 4 4, 6 5 4 और 6 6 4, ऐसे ही तो बनेगा, ये बनेगा। ऐसे ही ऊपर के सब बना लोगे आप लोग। आई बात समझ में? तो ये आएगा ई इवेंट में, सैंपल स्पेस वो भी किसका? ई इवेंट का। अगर मैं बात करूं एफ इवेंट की, तो थोड़ा ध्यान से देखना, इसका तो और सिंपल है। उसने बोला है 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि बारी बारी ऑन फर्स्ट 2 टोसेस, यानी कि पहले पे 6 दूसरे पे 5, वो फिक्स है। इसका मतलब क्या बनेंगे एफ इवेंट में? 6 5 1, ऐसे ही 6 5 2, फिर बन सकता है 6 5 3, फिर बनेगा हमारा 6 5 4, फिर बनेगा हमारा 6 5 5, और फिर बनेगा हमारा 6 5 6। मतलब पहले 2 टोस पे क्या आने वाला है? फिक्स है। लास्ट टोस के नंबर क्या होंगे? चेंज होंगे। वो मैंने चेंज कर भी दिए, सिर्फ 6 आए। अब हमें निकालना है क्या इस केस में? पी ई बाई एफ, तो ऊपर क्या आएगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे क्या आएगा? पी एफ। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? देखो अब यहाँ पे पीछे क्या है? 1 2 3 4, यहाँ पे आपने ध्यान से देखा होगा जितने ये बनी है ना सैंपल स्पेस, 1 1 4 से लेके, अरे सॉरी बीच मैंने फॉर्मा लिख दिया है, 1 1 4 से लेके यहाँ पे 6 6 4 तक। तो ध्यान से एक बात समझना आप कि इसमें सिर्फ पीछे कौन से आ रहे हैं? जिनके भी 4 है, सबके भी 4 आएगा। देखो कंडीशन ही क्या थी? 4 अपीयर ऑन थर्ड टोस, और यहाँ पे सिर्फ एक केस यहाँ पे 4 आ रहा है, तो एक ही चीज कॉमन है 6 5 4 वाला, वो यहाँ भी आएगा, वो पक्का यहाँ भी आएगा। देखो आया भी है ये रहा। तो ऊपर क्या आ गया? इंटरसेक्शन में 1 बाई 216, फेवरेबल बाई टोटल, भाई कॉमन एक एलिमेंट था तो कितना आएगा? 1 बाई 216। नीचे क्या आएगा? टोटल कितने बनेंगे? टोटल कितने बनेंगे? और पी एफ में कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में कितने हैं? 6 एलिमेंट आए हैं, कितने में से? 216 में से। नीचे टोटल, ऊपर फेवरेबल, इससे कट गया 1/6 हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन। अगला सवाल ठीक ही ठाक है, थोड़ा सा और अच्छा है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम, मतलब ये एक फैमिली है, हम दो हमारे एक टाइप की, ठीक है, एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर के लिए, ठीक है। तो कैसे कैसे कंडीशन हो सकते हैं पहले वो देखते हैं। देखो ध्यान से, मदर फादर और सन जो है वो रैंडमली एक फैमिली पिक्चर के लिए खड़े हो सकता है। देखो ध्यान से, मदर पहले हो, फादर बाद में, सन इनके बाद में, ठीक है। हो सकता है मदर आगे ही हो, सन बेचारा बीच में घुस गया हो, फादर पीछे हो दूसरे कोने पे। अब एक बार तुमने मदर को आगे ले लिया, फिर हो सकता है फादर पहले हो, मदर बाद में हो, सन आ गया हो। अब फिर से भाई सन के कुछ हो रखा है, ये सन बीच में आएगा, सन बीच में आ गया और मदर पीछे आ गई। अब हो सकता है बेटा जिद कर दे भाई मैं तो फ्रंट पे ही आऊंगा, तो सन आगे आ जाए इस कोने पे, फादर बीच में, मदर पीछे। हो सकता है मदर सन के साथ खड़ी हो जाए और फादर पीछे हो जाए। इन 6 के अलावा कोई सा केस नहीं बनेगा सैंपल स्पेस में। ये 6 केस बन गए, ठीक है। अब उसने बोला क्या है? इवेंट में सन ऑन वन एंड, सन एक एंड पे है, तो एक केस ये रहा उसका, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। इन सब केस में सन क्या है? एंड पे ही खड़ा है, ठीक है। सन ऑन वन एंड, इसने ये नहीं बोला कहाँ पे, बस वन एंड पे खड़ा है, तो ये सारे केस वही है जहाँ पे वो एंड पे खड़ा है। तो पी ई की अगर मैं बात करूँ तो कितने बन? 1 2 3 4, 4 बटे में 6,
ये आया है। अब बात करते हैं पी एफ की, फादर इन मिडल, फादर मिडल में है, फादर मिडल में कहाँ कहाँ पे है, फादर मिडल में है एक तो इस केस में, एक इस केस में, तो 2/6। अगर मैं बात करूँ पी ई इंटरसेक्शन एफ की, पी ई इंटरसेक्शन एफ की, अब देखो कि सन कोने पे भी हो और फादर बीच में भी आया, ऐसे कितने केस हैं, फादर बीच में आया है इस केस में और एक बीच में आया है फादर इस केस में, और दोनों केस में जो सन है वो कहाँ है, सन एंड पे ही है, यानी कि दोनों केस ही कॉमन है, तो कॉमन में कितना आ गया 2/6, ये आ गया कॉमन। अब हमें निकालना क्या है, पी ई बाई एफ, पी ई बाई एफ का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर पी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे क्या आएगा पी एफ। अब पी ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आ गया 2/6 और पी एफ में क्या आ गया हमारे पास, देखा मैंने ध्यान से तो 2/6 ही है, पी एफ बाई भी 2/6 ही है। और ध्यान से देख लेते हैं दोबारा, फादर बीच में है एक इस केस में और एक इस केस में, और दोनों केस में ही सन क्या है एंड पे है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है। 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 हमारा आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी फिर से क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये थे कुछ 9 क्वेश्चंस जहां पे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चनों के ऊपर बात करी। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे 10 ईयर से मिले वो मैं डालूंगा बिल्कुल सीरीज खत्म होने के बाद, उसके लिए टेंशन मत लो। ये तो सिर्फ ऐसा था कि साथ साथ कंसेप्ट करवाया, क्वेश्चन भी करवा दिए। अब आएगा अगला वीडियो जहां पे हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, तो ध्यान से पढ़ना अगले कंसेप्ट को। अभी चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू चल रहा है। आई बात समझ में? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो उतारना है उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।